हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। ठीक, ये टॉपिक थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आज का जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये जिन भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, साथ ही साथ अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी मैं और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव ऐसा कराऊंगा कि अगर आप सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव हेल्पफुल हो। ओके, तो देखिए इसमें नाम से क्लियर है, इसके नाम से क्या क्लियर है कि मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, कि जो पार्टिकल का मोशन होगा वो ऐसे फोर्स के अंदर होगा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। मतलब ऐसा फोर्स जो क्या हो, कुछ ऐसा रिलेशन रखता हो, डिस्टेंस जो हो ऑब्जेक्ट के बीच का उसका क्या हो, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इस फोर्स के अंतर्गत पार्टिकल का कैसा मोशन होगा उसको हमको स्टडी करना है। और पार्टिकल का कैसा मोशन होगा कहने का मतलब कि पार्टिकल के पाथ का क्या क्या शेप होगा। पाथ कहने का मतलब, पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, मतलब पार्टिकल किस ऑर्बिट में मोशन करेगा। चीज़ें क्लियर। आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक में हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंदर क्या करेंगे, किसी पार्टिकल को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जब किसी पार्टिकल पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स लगता है तो उसका जो पाथ है वो किस किस शेप का हो सकता है। पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल जिस रास्ते चलेगा उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत अगर किसी पार्टिकल पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स लग रहा है तो उस पार्टिकल द्वारा किस किस ऑर्बिट में मोशन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर। आज का गोल क्लियर। क्या है आज का गोल, किसी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, और मोशन बताने मतलब क्या है कि पार्टिकल का ऑर्बिट कैसा होगा, उसको हम लोग को आज स्टडी करना है। ठीक, जब शुरू में गोल क्लियर है तो पढ़ने में मज़ा आता है और उसके लिए हम लोग फिर पता चलता है ना कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से हर वीडियो की स्टार्टिंग में गोल बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे किस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है चीज़। तो अब हम लोग के पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग पास एक ही रास्ता है जिससे पार्टिकल के मोशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और वो कौन सा रास्ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्टिकल के मोशन को देखेंगे अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके, देखिए लिखे हैं, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब मुझे याद नहीं है, मैं देखा नहीं क्या मैं लिखवाया हूँ, हो सकता है उसमें जे की जगह मैं यल लिखवाया हूँ। ठीक, जे और कैपिटल जे और कैपिटल एल दोनों क्या होते हैं, एंगुलर मोमेंटम होते हैं, और सेंट्रल फोर्स के अंदर दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक, तो अगर यल लिखवाया होगा तो उससे आप घबराइएगा मत, वहाँ आप यल भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको मन करे तो यल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को कुछ ऐसे मिला था, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को जानकारी थी। ये इक्वेशन कहाँ से आया इसको मैं पूरा डिराइव कराया हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बता देंगे कि जो u है वो क्या है, 1/r के बराबर है। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग को क्या क्या जानकारी दे सकता है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या है, u है और क्या है, f ऑफ 1/u है। मतलब इधर क्या है, फोर्स है और इधर क्या है, u है। ये दो डेटा है हमारे पास। तो अगर हमको फोर्स का वैल्यू पता रहे तो हम u का वैल्यू पता लगा सकते हैं। फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट करके, जब फोर्स क्या है, u का ही फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ u के कुछ वैल्यू आएंगे और उनको पुट करके सॉल्व करके हम u का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर फोर्स का वैल्यू पता है हमको तो हम u का वैल्यू पता लगा सकते हैं, और u का वैल्यू पता है तो वहाँ से r पता चल जाएगा, और r के पता चलने का मतलब क्या कि पार्टिकल का जो मोशन है वो किस ऑर्बिट में है ये हमको पता चल जाएगा। मतलब मोशन के दरमियान पार्टिकल कौन सा पाथ तय कर रहा है, कौन सा ऑर्बिट तय कर रहा है, इलिप्टिकल, सर्कुलर, हाइपरबोला, पैराबोला, ये हम जानकारी ले सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा, इस इक्वेशन से क्या पता चल सकता है, अगर हमको r का वैल्यू पता रहे तो उन सब चीज़ों को हम सॉल्व करके यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक,
अगर एफ का वैल्यू पता है तो आर निकाल सकते हैं, आर बी के बारे में पता लगा सकते हैं, और आर बी के बारे में अगर हमको पता है मतलब हमको आर के बारे में जानकारी है और उसको पुट करके उस आर वगैरह के वैल्यू को हम फोर्स के वैल्यू को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक क्या कर रहा है कि मोशन बताइए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत, मतलब हमको फोर्स का वैल्यू पुट करना है और पार्टिकल के ऑर्बिट को क्या करना है, ट्रेस करना है। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। अब देखिए क्या लिखेंगे, जब ये कह दिया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स लिखिए तो वही फोर्स डिफाइन कर रहे हैं और चलना है उसी को लिखने, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये सब तो क्लियर है। ठीक, तो क्या लिखे हैं, एनी फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कोई ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल के डिस्टेंस के स्क्वायर का, इज कॉल्ड एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। उसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर फोर्स कहते हैं। ऐसे देखिए जो चीज़ लिखे हैं यही चीज़ है। ठीक, तो ये दो हो सकता है, जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है दो तरीके का हो सकता है, एक अट्रैक्टिव नेचर हो सकता है, दूसरा रिपल्सिव नेचर हो सकता है। तो जब ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर होगा तब क्या होगा, वो केस हम सॉल्व करें। ठीक, वीडियो के लास्ट में रिपल्सिव के बारे में चर्चा कर देंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो प्लैनेटरी सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो इसी वजह से हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स को ही जनरली कंसिडर करते हैं। ठीक, बाद में रिपल्सिव वाला केस भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। क्लियर है चीज़? ओके स्टूडेंट, देखिए कि लिख सकते हैं फॉर एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स, अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो के लगा दिए, अब अट्रैक्टिव लिखे हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, ये कौन सा फोर्स हो सकता है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। जैसे क्या है, अर्थ जो है आपका क्या कर रहा है, सन के अराउंड चारों तरफ क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो उस फोर्स को भी आप मान सकते हैं। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो क्या होगा, जो साइन होगा वो माइनस का होगा। ठीक, ये चीज़ आपको पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ से कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखिए इस r को क्या किए हैं, u के टर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो r इक्वल टू 1/u होगा, तो एफ ऑफ 1/u मिल गया। अब यहाँ से माइनस के स्क्वायर मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का दिए। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करेंगे। तो देखिए हमको एफ का वैल्यू दे दिया गया है, तब अगला हम लोग का काम क्या है, r के वैल्यू को पता लगाना। अगर r का वैल्यू दिया रहता तो एफ के वैल्यू पता लगाते। तो क्यों एफ का वैल्यू दे दिया गया है, क्योंकि कह रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंदर बताइए, इसका मतलब क्या है, हमको इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का वैल्यू पुट करके r का वैल्यू बताना है। क्लियर है चीज़? तो यहाँ से लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, जब पुट करेंगे तो कुछ ऐसा क्या होगा, हम लोग को इसमें पुट करने पे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये डेटा बचेगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे यम के अपॉन यम क्या है, कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट है, जे स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए इस ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जब ये इस पर ऑपरेट होगा तो बस डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर जो ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब यह इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम अलग से कांस्टेंट मान ले रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं, y। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे वैल्यू के कांस्टेंट मान लिया, इसको y कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाना है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ताकि हम इस जगह पे क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर सकें। ठीक, या आप ऐसे कहिए इस जगह पे इस वैल्यू को क्या कर सकें, पुट कर सकें। ठीक, अभी आगे जब बताएंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी थीटा हो गया, ये कांस्टेंट था, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। अब जो इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो एक बार इसको और क्या करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब फिर इसको एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिए। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर देखा जाएगा, पहले मैं लिख लूँ फिर समझाऊंगा। ओके, ओके स्टूडेंट, देखिए लास्ट सेशन में हम लोग इस इक्वेशन तक अपना चर्चा कर लिए थे। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहे थे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, इसको आप 5 कर दीजिएगा और इसको 4 कर दीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन भी हमको अभी आगे यूज करना है, इस वजह से उसका भी हम नेमिंग कर दे रहे हैं। ठीक,
अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को और 5 को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे। ठीक, किसको किसको, 4 को और 5 को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन निकल के मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग जो इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू y माने हैं, ठीक, तो डायरेक्ट हमको ये करने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट यहाँ y पुट करके यहाँ y पुट करके ये वैल्यू बता सकते हैं। ठीक, तो आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हमको ये भी दिखाना जरूरी होता है कि जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, इस पे ऑपरेट होगा तो जो उसका वैल्यू होगा वो इसी के बराबर होगा। ये थोड़ा सा मैं दिखाया हूँ यहाँ पे। ठीक, आप भी अपने कॉपी में दिखाइएगा, क्योंकि अच्छा अगर एग्जामिनर कोई कॉपी चेक करेगा तो इस चीज़ को खोजेगा। ठीक, तो मैं दिखा दिया हूँ कि ये वैल्यू जब y के बराबर माने हैं और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये टर्म जब क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो उसका वैल्यू ये आएगा, और उसके बाद तब जाके हम एक क्वेश्चन इस वजह से लिखें। क्लियर। तो इस लाइन को लेके कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्यों लिखा गया, ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हुए लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि जब इस पे ऑपरेट हो रहा है तो उसका वैल्यू इसके बराबर मिल रहा है। ठीक, और जाहिर सी बात है जब इस पे ऑपरेट होगा तो d2/d थीटा स्क्वायर मिलेगा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा और वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, इसके जगह y यूज कर लिया हम लोग, और इसके जगह क्या, इस पूरे टर्म्स के जगह जब ये इस पर ऑपरेट हो रहा है क्या हो रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है और वो इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ से देखिए ऑपरेट कराया गया है, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कराए हैं, फिर दोबारा कराए हैं तो ये वैल्यू मिला है। ठीक, तो उसको कुछ ऐसे लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या लिख रहे हैं, ये इक्वेशन अगर आप देख रहे होंगे, देखिए क्या इक्वेशन लग रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लग रहा है। तो लिखे हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, और जो इसका सोल्यूशन है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा। ठीक, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, तो ऐसे इसका सोल्यूशन मिलता था। ठीक, उस चीज़ को मैं डायरेक्ट यूज़ किया, जब आप पढ़ चुके हैं तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग का टारगेट कुछ और है, इसको सॉल्व करने का टारगेट तो है नहीं, तो गोल के अकॉर्डिंग चलना है, तो जो चीज़ें हमको आ रही है उसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थीटा ए और थीटा नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का अगला काम क्या है, इस y को रिप्लेस करना किससे, इस वैल्यू से। ठीक, क्योंकि हमको अपने इक्वेशन को पहले क्या किए, y के टर्म में मान के छोटा बनाए, छोटा बना के सोल्यूशन निकाल लिए, अब उस y के वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस टर्म में, और फिर यहाँ से e के वैल्यू को r के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको r के वैल्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगा, वहाँ से ऑर्बिट के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक, तो यहाँ से y का इक्वेशन 4 को यूज़ करना है, मतलब y का वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या है, u माइनस m क्या j स्क्वायर है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, और फिर ऐसा इसको क्या किए, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो ऐसा इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब u इक्वल टू क्या होगा, 1/r होगा, उसको ऐसे लिख लिए। अब देखिए हम लोग का अगला काम क्या है, इस कांस्टेंट a के वैल्यू को निकालना, तब इसके a के वैल्यू को क्या करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे a के वैल्यू के लिए। ठीक, तो देखिए अभी इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक, तो थोड़ा पेशेंस रखे रहिए, 2 मिनट में अभी पता चल जाएगा। ओके, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस ऊपर दिए गए इक्वेशन को, किसके रिस्पेक्ट में, t के टाइम के t के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख देते हैं तो और बेटर होगा, टाइम t। ठीक, टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर, और r डॉट हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। और फिर जब कास्ट ये क्या है, कांस्टेंट है, को एज इट लिख लिए, अब ये कास्ट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin थीटा हो जाएगा। और फिर देखिए इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं ना, तो उसको थीटा डॉट कर देते हैं, जैसे डी आर बाई डी टी की जगह यहाँ आर डॉट लिखेंगे। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 7 कर दिए। अब थीटा डॉट को हम क्या करेंगे, चूंकि हम लोग आर वगैरह के टर्म में हमने इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, तो इस वजह से थीटा डॉट को भी कुछ कांस्टेंट और आर के टर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो उसको कन्वर्ट करने का जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग को पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम जे होता है वो mr स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर होता है, ऐसा पीछे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से जो थीटा डॉट का वैल्यू आएगा j/mr स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 8 का दिए। अब इस इक्वेशन 8 को क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 7 में यूज कर लेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन क्या होगा, कांस्टेंट और इसमें जे वगैरह, मतलब ऐसे कहिए आर और कुछ कांस्टेंट के टर्म में मिलेगा। ठीक, और साइन थीटा के टर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो क्या होगा जब इसको यूज किए 8 को क्या किसमें 7 में, तो थीटा आर की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे इसका वैल्यू ला के ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, तो जब पुट किए हैं और फिर इसको सॉल्व किए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, aj/m हो गया, और साइन थीटा माइनस थीटा डॉट हो गया, साइन थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया, और यहाँ पे आर डॉट आपका वैल्यू दिया गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको a का वैल्यू निकालना है। ठीक,
तो उसके लिए हम लोग एनर्जी वाले इक्वेशन का सहारा लेंगे। देखिए हम लोग को पता है कि लिखे हैं नाउ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज गिवन बाई। अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, जो टोटल एनर्जी E वो काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल प्लस सेंट्रल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल। ठीक, तो देखिए इसको ऐसे लिखे। अब सेंट्रल फोर्स हम लोग का क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में मतलब उसके अंतर्गत जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, जब हम लोग वोल्टेज थ्योरम पढ़े थे तो ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखिए एनर्जी का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब हमको ए का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से इससे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से 1/r² का वैल्यू ले आके इस पर पुट कर देंगे और फिर r डॉट का वैल्यू यहाँ से ले आके पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वही लिखा गया यूजिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 9 इन अबव इक्वेशन। तो जब इसको यूज करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, r डॉट की जगह ये वैल्यू पूरा रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म निकल के आएगा और फिर इसके जगह 1/r² इसको मान सकते हैं ना, 1/r² इसको मान सकते हैं। नीचे r² है तो 1/r² टर्म मान सकते हैं, आप जान ही रहे हैं चीज़। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 से 1/r² मतलब इस इक्वेशन का स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर देंगे और माइनस k/r लिखेंगे। ठीक, अगर आपको मन करेगा आगे सॉल्व करिएगा, अदरवाइज ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखे हैं। एग्जाम में भी आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा। अगर आपके मन में डाउट होगा कैसे आया तो इसको आगे इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करके आप सॉल्व करिएगा। देखिए जब सॉल्व वगैरह करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दो टर्म देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वगैरह लगाएंगे आप, तो क्या होंगे वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे करके और आगे कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सके आ जाए। ठीक, तो सब सॉल्व करने पे क्या होगा, वैल्यू 1 वगैरह आ जाएगा और ऐसा आपको क्या होगा, एक टर्म मिलेगा। ठीक, कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह मिलेंगे और उसकी हेल्प से ऐसा इक्वेशन मिलेगा। क्लियर, आपको मन होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ के स्टूडेंट है इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार टाइम और पेज दोनों बचाना होता है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू लिखिएगा। ठीक, अब ये का वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा के निकाल लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 6 में यूज कर लेंगे तो हम लोग को कुछ नया सा इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तो पहले लिखेंगे और फिर आगे बताएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक, अब यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालना चाहें तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा इस पूरे वैल्यू के ऊपर। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने ए के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 6 में पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए में थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं करेंगे तो आगे करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले ही कर ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, mk² को कॉमन ले रहे हैं बाहर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और कोई चीज़ कॉमन लेंगे तो फिर इसमें उससे भाग देना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो ए में क्या करेंगे, उससे भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार m हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, यम का स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर हो गया और नीचे जे के पावर 4 हो गया, तो ये कूद के स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा और यम के अपान जे स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। जे के पावर 4 था, इस पर जे स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे इसको उलट के 1 पहले लिख दिया, इसको उलट के ऊपर कर दिया है, तो 2EJ² अपान MK² हो गया, इसको नंबर 10 कर दिए। ठीक, अभी देखिएगा ऐसा करने से आगे क्या होगा। अब इस इक्वेशन 10 को क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर 6 में यूज कर लिए हैं। इस इक्वेशन नंबर 6 में ए की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने का फायदा क्या हुआ था, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहा है। अभी इसको आगे क्या करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाई J² अपान MK। अब J² MK से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे कोई टर्म है नहीं किससे कैंसिल हो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल होके 1 बन जाएंगे और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर है और ब्रैकेट में ये वैल्यू बचेगा और ये वैल्यू बचेगा। अब देखिए क्या किए हैं, इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर दिए हैं, यल पुट कर दिए हैं और इस पूरे जगह क्या किए हैं, ई पुट कर दिए हैं और बता दिए हैं कि जहाँ यल इक्वल टू इतना लेटेस्ट रिक्टम है, इससे आप परिचित हैं, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। और ई इक्वल टू मान लिए ये वैल्यू और ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी वगैरह क्या होता है ये सब आपको पता है। ठीक, तो ये तो आपके लिए नया वर्ड है नहीं, तो इस वैल्यू को ये और इस वैल्यू को ये मान लिए। जैसे हम इसको ये मान लिए हैं तो क्या हो गया, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन कह सकते हैं। ठीक, कॉनिक सेक्शन का
क्या कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन कर सकते हैं, या आप ये वैल्यू लिख के क्या कर सकते थे, यहाँ से कंपेयर कर सकते थे कि कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, तब जाके ये वैल्यू लिख सकते थे। दो उपाय था, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, बता दिया हूँ कि ये वैल्यू ये है। ठीक, तो अब देखिए इसको दोबारा मत लिखिएगा, इसको यूज करना था ना, इस वजह से इरेज नहीं किया था। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इतना चीज क्लियर। इस पूरे वैल्यू को ई लिख दिया यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखें कि 10 व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स इट्स ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 11। ठीक, मतलब अगर कोई पार्टिकल इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है तो जो उसका पाथ होगा, पाथ मतलब ऑर्बिट, वो इक्वेशन नंबर 11 से गवर्न होगा, इसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इसके द्वारा दिया जाएगा। एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, और ये कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है, हुज ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकस, जिसका ओरिजिन क्या होगा, किसी एक फोकस पे स्थित होगा। ठीक, ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकस एंड ऐसे आगे लिख सकते हैं, एंड इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय इक्वेशन 12, और जिसका इसेंट्रिसिटी होगा वो इक्वेशन 12 से क्या होगा, डिफाइन होगा, मतलब इक्वेशन 12 से दिया जाएगा। क्लियर है चीज, तो आपको पता चल गया कि मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स होगा, तो जो पार्टिकल का ऑर्बिट होगा वो इक्वेशन नंबर 11 से दिया जाएगा। अब ऑर्बिट का शेप क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि ई का वैल्यू क्या है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, कि ई 1 से छोटा है, 0 है कि 1 से बड़ा है, ये ई ही डिसाइड करेगा कि ऑर्बिट का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, कि पैराबोलिक होगा, कि हाइपरबोलिक होगा, वो ई पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग उसको एक चार्ट के हेल्प से समझेंगे, चार्ट मतलब एक टेबल की हेल्प से भी समझेंगे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि द शेप ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ई एंड हेंस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी ई एंड हेंस इट्स एंगुलर मोमेंटम जी। ठीक, इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये देखिए 2 बार लिखा गया है ना। ठीक, तो क्या लिखे हैं, द शेप ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ई पे डिपेंड करेगा, और ई पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है, ई पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि वो ई और जे के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, मतलब टोटल एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम लोग एक टेबल की हेल्प से समझ लेंगे कि ई के किस वैल्यू पे कैसा ऑर्बिट का शेप होगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग का वीडियो फिनिश हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ई एंड हेंस कैपिटल ई द डिफरेंट शेप ऑफ कॉनिक सेक्शन इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक, आप कोई इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, स्मॉल ई और कैपिटल ई। ठीक, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ओके, तो अब देखिए ई के डिफरेंट वैल्यू लिखे गए हैं, और फिर कैपिटल ई का वैल्यू लिखा गया, और फिर कॉनिक सेक्शन क्या होगा उसको लिखा गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए ई इज ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू होगा इस कैपिटल ई का, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे आप कह सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, 1 + 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। अब यहाँ से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर -1, और साथ में ये ऊपर चला जाएगा एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए अगर ई का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, अगर ई का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, और ये सब तो कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ई पॉजिटिव मिलेगा, 0 से बड़ा होगा। और जब ई 0 से बड़ा होता है, जब पॉजिटिव एनर्जी होता है, तो आपको पता है कि जब एनर्जी पॉजिटिव होता है, हम लोग पढ़े थे इफेक्टिव पोटेंशियल वाला केस वगैरह, बाउंड अनबाउंड ऑर्बिट, ये सब, तो उसमें देखे थे कि जब ई का एनर्जी पॉजिटिव होता है, जो शेप होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर देखिए अगर ई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तब क्या होगा, अगर ई का वैल्यू 1 हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 1 होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब कैपिटल ई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उस शेप में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, अगर ये ई का वैल्यू 0 हो जाता है, तो हम लोग उस फिगर में देखे थे कि ई = 0 पर हम लोग को पैराबोला मिल रहा था। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, अगर पीछे आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको क्लियर है कि जब टोटल एनर्जी 0 होती है तो जो शेप होगा ऑर्बिट का वो क्या होगा, पैराबोला होगा। और जब ई इज लेस देन 1 है, मतलब जब ई इज लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू 1 से छोटा है, तो जब ये वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये टर्म निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी निगेटिव आएगा। ये सब तो फिक्स वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो इस पे तो हमको फोकस करना है, मेन फोकस यही है, यही डिसाइड करेगा कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक, तो जब ई 1 से छोटा है तो ये टोटल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा, और टोटल एनर्जी निगेटिव होने मतलब वहाँ हम लोग फिगर पढ़े थे जब पीछे बाउंड अनबाउंड पढ़े थे, ये जो शेप होगा वो ऑर्बिट का इलिप्स होगा। और जब देखिए ई = 0 पे जब ये 0 हो जाएगा तो उस केस में भी टोटल एनर्जी निगेटिव होगा। ठीक, और ये जब निगेटिव होगा तब क्या होगा, ऑर्बिट जो होगा सर्किल होगा। 2 केस हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, ऐसे पढ़े थे ना। एक क्या था,
एकदम यहाँ पे जो पॉइंट था ये भी ई निगेटिव था यहाँ पे, ठीक। तो उस केस में हम लोग को सर्किल मिला था, और उस केस में ई का वैल्यू क्या होता है, सर्किल केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये आप जान रहे हैं। और इस केस में वैल्यू क्या मिला था, निगेटिव, और इसके ऊपर थोड़ा सा लिए थे, तो ऐसा 2 टर्निंग पॉइंट मिला था। यहाँ पे हमको इलिप्टिकल ऑर्बिट मिला था, यहाँ पे सर्कुलर मिला था, और ई इक्वल टू 0 पे क्या मिला था, हम लोग को पैराबोला मिला था, और पॉजिटिव ई कुछ यहाँ लिए थे हम लोग को हाइपरबोला मिला था, ठीक। इस तरीके का डिफरेंट हम लोग को शेप मिला था। तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, सर्किल केस में इसेंट्रिसिटी 0 होता है, क्लियर। क्योंकि अगर चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे नहीं जाएंगे डाउट में आ सकते हैं, ठीक। सर्किल केस में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है आपका 0 होता है, ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक। उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये तो आप इंटर पढ़े हैं मैथ में, ठीक। तो इस वजह से आगे मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो जब ई 0 होगा तो ई का कुछ निगेटिव वैल्यू आएगा, और ये जो निगेटिव वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये वैल्यू होगा जो हम लोग को वहाँ पे सबसे नीचे मिला था भी इफेक्टिव वाले ग्राफ पे। और इस टाइम जो हम लोग का ऑर्बिट का शेप होगा और सर्किल होगा, और जो इसके पहले वाला वैल्यू मिला था वो 1 से छोटा था, मतलब वो कुछ वैल्यू था उसका, तो वो क्या था, इसके कंपेरिजन में कम निगेटिव था, वो इलिप्टिकल निगेटिव वो भी था, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम था, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट वहाँ हम लोग को मिला था, ठीक। ये क्या है, मोर निगेटिव इस कंपेरिजन में, ठीक ना, ये वैल्यू मोर निगेटिव, ठीक। अगला जो आएगा क्या होगा, इसका कुछ वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएगा ना, तो क्या होगा, इससे जो ये वैल्यू है इससे कम निगेटिव आएगा, ठीक। तो इस तरीके के डिफरेंट शेप मिलते हैं, ठीक। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे कॉनिक सेक्शन से अलग अलग जगह क्या होता है, कट करके अलग अलग शेप निकलते हैं। स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा होगा एक ही कॉनिक सेक्शन से ये सब कैसे बनते हैं शेप, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देखे रिपल्सिव फोर्स के अंतर्गत ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए, ठीक। अब 1 मिनट थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर ये सब देखे हैं ना, अब 1 मिनट थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स की बात करेंगे और फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स का चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तब क्या होगा, ऑर्बिट का शेप वो देखा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं कि फॉर रिपल्सिव फोर्स के लिए जो हम लोग का एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी वो कुछ ऐसे दिया जाएगा। रिपल्सिव फोर्स के केस में जो आपका वो सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स के केस में जो आपका क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पॉजिटिव आएगा। अभी तक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, अभी तक जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स था वो अट्रैक्टिव था, तो उस केस में यहाँ माइनस आ रहा था, लेकिन अब हम लोग का रिपल्सिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स लग रहा है, तो जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से इस इक्वेशन को देखिए, आर डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एम कांस्टेंट है और जे भी कांस्टेंट है। इसका मतलब तीनों टर्म क्या है आपके पॉजिटिव हैं, और 3 पॉजिटिव टर्म को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक पॉजिटिव टर्म मिलेगा। इसका मतलब ई हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, और ई का पॉजिटिव होना ये बताता है कि जो पाथ होगा वो हाइपरबोला होगा, ठीक। क्योंकि अभी हम लोग पीछे टेबल देखे थे, ई का पॉजिटिव हुआ था, तो ई जब पॉजिटिव हुआ था तो जो पाथ मिला था हम लोग को हाइपरबोला मिला था। ये चीज़ हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक। और यहाँ से भी आप ये चीज़ पढ़े थे जब हम लोग भी इफेक्टिव पढ़ रहे थे कि जब ई का वैल्यू पॉजिटिव था तो जो पाथ था वो क्या मिला था, पैराबोला मिला था, और जो ऑर्बिट जो बॉडी का मोशन था वो क्या था, अनबाउंडेड था, और जो ऑर्बिट था वो भी अनबाउंडेड था, ठीक। तो ये चीज़ में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो क्या लिखे हैं, जब ये चीज़ है तो इन दिस केस ऑल द क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव, हर एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, देयरफॉर ई भी आपका पॉजिटिव होगा, एंड हेंस द पाथ ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज ऑलवेज हाइपरबोला। और हम ये कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो ऑर्बिट का पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा, जो बॉडी का पाथ होगा, जो बॉडी का पाथ होगा हमेशा क्या होगा, हाइपरबोला होगा। जबकि अगर अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स लग रहा है तो हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, ठीक। अब ये देखिए एक छोटा सा यहाँ फिगर बना दिए हैं आपको समझने के लिए। अगर एक थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो इसको आप एग्जाम में जरूर बना के आइएगा, ठीक। ये देखिए क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्लियर है चीज़। अब ई का वैल्यू 0 से जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से पता चलेगा कि ऑर्बिट का क्या क्या शेप हुआ। ई इक्वल टू 0 में सर्कुलर शेप था इसका, ठीक। अब ई का वैल्यू अगर क्या हो गया, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब ई इज लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट से क्या होगा, जो ऑर्बिट आपका होगा वो इलिप्टिकल हो जाएगा। और फिर अगर 1 के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा, 1 से छोटा था तो इलिप्टिकल था, 1 के बराबर है तब आपका पैराबोलिक ऑर्बिट होगा, और 1 से बड़ा हो जाएगा तो आपका हाइपरबोलिक ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक। ये डिफरेंट केस दिखाया गया है। एग्जाम में इसको फिगर बनाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इस वजह से फिगर बनवाया हूँ, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स के अंतर्गत जो पार्टिकल का मोशन है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।